अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिंगल एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें यही था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी मशीन है जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हुए सैंपल में से पास करवा के डिटेक्टर तक सिग्नल पहुंचाना है और डिटेक्टर ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम होता है इंसिडेंट लाइट P0 और सैंपल से पास होती है जब डिटेक्टर या ट्रांसड्यूसर के साथ जाके टकराती है तो उसका जो रेशो होता है उससे हम एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। एब्जॉर्बेंस इक्वल्स लॉग ऑफ P डिवाइडेड बाय P0। और इसके अलावा हम इसके अंदर फ़िल्टर्स यूज़ करके हम अपनी स्पेसिफाइड जो रेडिएशन जिसको हम पास करवाना चाहते हैं सैंपल से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स, फोटोमीटर्स। इन सब के फंक्शंस को कंबाइन करके हम जो इस मशीन के अंदर ये सारे पैरामीटर्स को इंड्यूस करवा देते हैं वो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी लास्ट टाइम जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं या पार्ट्स पढ़े हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, उसमें बेसिकली यही है, सोर्स होता है जिससे लाइट जो है निकलती है, वो सोर्स यूवी का, विजिबल लाइट का या आईआर का या यूवी विजिबल का कम्बिनेशन हो सकता है। उसके लिए डिफरेंट लैंप्स हैं और लेज़र लाइट्स हैं। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे बनती है? जब ये किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म के साथ टकराती है जो कि मोनोक्रोमेटर्स हैं। उसके बाद ये लाइट एग्जिट स्लिट से निकलती हुई सैंपल से पास करके डिटेक्टर के पास जाती है, जो कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे फर्दर एम्पलीफाई कर देते हैं। ये एम्पलीफाइड सिग्नल रीड आउट डिवाइस, जो कि कोई कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में शो हो जाती है और हमारे पास एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ की वैल्यूज़ आ जाती हैं कि किस वेवलेंथ के ऊपर कितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हुई है। इस तरह से हम सैंपल का एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की टाइप्स पे। सिंगल बीम और डबल बीम का बेसिकली डिफरेंस यही है कि सिंगल बीम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उसमें एक ही लाइट पूरे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक पाथ से सोर्स से लेकर रीड आउट डिवाइस तक एक ही दफ़ा एक ही सिंगल बीम जो होती है वो मूव करती है। जबकि डबल बीम में हम एक जो बीम सोर्स से आ रही होती है उस एक बीम को दो बीम्स में डिवाइड कर देते हैं बीम स्प्लिटर यूज़ करके। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चूँकि एक ही बीम यूज़ होती है तो हम सैंपल का एनालिसिस इस तरह से करते हैं कि पहले हम जो रेफरेंस या जो ब्लैंक सोल्यूशन होता है उसको प्लेस करके उसकी रीडिंग लेते हैं। फिर उसके बाद हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं जिसकी हमें जिसका हमने सैंपल का एनालिसिस करना है, जिस सोल्यूशन की हमने एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसलिए सिंगल बीम से हमने डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर दी है, उनकी तरफ चले गए ताकि एक तो हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी आएँ। इन केस हमारे पास सोर्स में फ्लक्चुएशन हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो इस फ्लक्चुएशन को भी कंपनसेट कर देते हैं, इस ड्रॉबैक को भी ओवरकम कर देते हैं। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट काम करने के लिए सैंपल का एनालिसिस के लिए सिंगल बीम से डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर दी। अब हमारे पास जो ऑलरेडी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स मौजूद हैं उसमें एक एग्जांपल है मशीन स्पेक्ट्रॉनिक 20 की। इसकी विजिबल वेवलेंथ रीजन की है वेवलेंथ है, यानी कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है स्पेक्ट्रॉनिक 20, ये जो सैंपल का एनालिसिस होगा इसके अंदर से विजिबल लाइट पास हो सकती है, क्योंकि बेसिकली इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो विजिबल ही रेंज में फिक्स हुई हुई है। इसके अंदर जो सोर्स होगा वो भी विजिबल रेंज का ही कोई लैंप यूज़ होगा। इसके अलावा इसकी स्पेक्ट्रल रेंज है 400 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर, यानी कि जब हम सैंपल का एनालिसिस करेंगे तो सोर्स में से 400 नैनोमीटर से लेकर 900 नैनोमीटर तक की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी। इसके अलावा इसकी रीड आउट डिवाइस जो है वो एक एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू लिखी हुई आ जाती है सैंपल के एनालिसिस के बाद। इसके अलावा हमारे पास सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर या सैंपल सेल क्यूवेट जिसके अंदर सैंपल डालते हैं जिसका एनालिसिस करना है, और डिटेक्टर और रीड आउट डिवाइस के अलावा एक और हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक पार्ट लगा होता है, इसको हम ऑक्लूडर कहते हैं। ऑक्लूडर बेसिकली एक वेन या ब्लेड टाइप मटेरियल होता है
जिसका ये काम होता है कि जब हम अपने सैंपल सेल में से रेफरेंस को हटा के जो जिसका हमने एनालिसिस करना है उसको सैंपल होल्डर के अंदर पुट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उसने बीम को डिटेक्टर तक पहुंचने नहीं देना। ऑक्लूडर का यही काम होता है। और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली फॉल्स बिटवीन द बीम एंड द डिटेक्टर व्हेन एवर द सिलेंड्रिकल सेल जिसके अंदर सैंपल मौजूद होता है इज रिमूव फ्रॉम इट्स होल्डर। इसके अलावा हमारे पास लाइट कंट्रोल डिवाइस होती है, वी शेप्ड अपर्चर। अपर्चर बेसिकली ऑप्टिकल हमारे पास जो ऑप्टिक्स है उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पार्ट है स्फेरिकल होल जिसके अंदर से लाइट पास होती है। तो इसी तरह से ये भी अपर्चर है जिसमें से लाइट पास होनी है। इसका क्या काम होता है, वी शेप्ड अपर्चर इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द बीम टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द एग्जिट स्लिट। अब जब हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बीम सिंगल पास होगी, हम बीम को डिवाइड नहीं कर रहे। बीम को डिवाइड हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में करते हैं। तो सिंगल बीम में से हमने जब सैंपल का एनालिसिस करना है उससे पहले हम अपनी मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, उसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि हम जो अपने सैंपल का एनालिसिस करें उसमें पिछली कोई रीडिंग्स या पीछे कोई बैकग्राउंड कोई भी किस्म का इंफॉर्मेशन कोई नॉइज़ वो इंड्यूस ना हो जाए। मुकम्मल तौर पे हम एक बेस जो है उससे हम अपना सैंपल का एनालिसिस स्टार्ट करें। उसके लिए दो तरह के तरीके होते हैं। 0% हमारे पास ट्रांसमिटेंस की कैलिब्रेशन होती है, उसको एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा 100% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेशन या एडजस्टमेंट होती है। हमारे पास 0% कैलिब्रेशन किस तरह से आती है, जो हमारे पास डिजिटल रीडिंग रीड आउट होती है उसके नीचे हमारे पास बटन बने होते हैं कैलिब्रेशन के। 0% ट्रांसमिटेंस आजकल जो न्यू डिज़ाइन है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के, उनके ऊपर भी 0 का बटन मेंशन हुआ होता है, अगर उसको प्रेस करें मशीन कैलिब्रेट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो पुराने डिज़ाइन की स्पेक्ट्रॉनिक 20 की हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमारे पास डिजिटल रीड आउट जो है इज़ फर्स्ट ज़ीरोड विद द सैम्पल कंपार्टमेंट एम्प्टी। हाँ जी, सैम्पल कंपार्टमेंट एम्प्टी मतलब कोई भी सैंपल हमने वहाँ पे नहीं रखा हुआ, वो खाली होता है। सो दैट द ऑक्लूडर ब्लॉक्स द बीम एंड नो रेडिएशन रीचेस द डिटेक्टर। यहाँ पे हम उसको ज़ीरो कर लेते हैं, सैंपल भी नहीं रखा हुआ और कोई रेडिएशन डिटेक्टर पर भी नहीं पहुँच रही। उसके बाद हम अपने कैलिब्रेशन 100% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेशन करने के लिए हम अपने नॉब को घुमा देते हैं और उसको 100% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल जिसके अंदर हमने ब्लैंक या सॉल्वेंट, अच्छा ब्लैंक सेल और सैंपल सेल में आई होप आपको डिफरेंस पता हो, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास दो तरह के क्यूवेट्स होते हैं, एक जिसके अंदर हमने सैंपल डाला होता है जिसका एनालिसिस करना है, ऑब्वियसली जो उसके अंदर सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में डाला है वो किसी न किसी सॉल्वेंट में बना होगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास रेफरेंस या ब्लैंक वो होता है जिसमें सोल्यूट मौजूद नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो डीआयोनाइज्ड वाटर हो सकता है, वो कोई अल्कोहल हो सकता है। अब जो हमारे पास खाली जो हमारे पास मटेरियल है सॉल्वेंट है या रेफरेंस या ब्लैंक है, उसको हम प्लेस कर देते हैं सेल होल्डर के अंदर, या क्यूवेट हम उस सेल होल्डर में डाल देते हैं। क्यूवेट और सेल एक ही चीज़ है। इसके बाद हम पॉइंटर को 100% ट्रांसमिटेंस के मार्क पर एडजस्ट कर देते हैं या घुमा देते हैं। इसके बाद हम उस जो है अपनी 100% उसको कैलिब्रेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, the 100% mark by adjusting the position of the light control aperture. Pointer is brought to the 100% mark by adjusting the position of the light control aperture and thus the amount of light reaching the detector. यहाँ पे हमारे पास जो लाइट पास होती है वो उस रेफरेंस सैंपल सेल में से पास हो जाती है जिसके अंदर हमारा सोल्यूट पार्टिकल नहीं होता, जिसकी एक्चुअली हम एब्जॉर्बेंस मेजर करना चाहते हैं। इसके बाद हम दोबारा अपने सैंपल का एनालिसिस करते हैं जिसकी हमने एक्चुअल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करनी। अब हमारे पास जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उसमें हर मशीन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो उसकी एफिशिएंसी को, उसकी फंक्शनिंग को डिफ़ाइन करते हैं। उसमें हमारे पास फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी है, वेवलेंथ एक्यूरेसी है, और जो हमारे पास वेवलेंथ डिटेक्टर तक पहुंचती है उसको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रल बैंड पास के एक पैरामीटर के ज़रिए। हमारे पास जो स्पेक्ट्रॉनिक 20 है उसमें उसकी स्पेक्ट्रल बैंड पास, वेवलेंथ एक्यूरेसी और फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी की वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं।
फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज हाउ एक्यूरेटली एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एब्जॉर्बेंस। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का मतलब होता है हम कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करें, हम बार बार उस मेथड को फॉलो करते हैं, कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट करते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज़ आ जाएं। अब हम जब सैम्पल का एनालिसिस करते हैं तो हम किसी भी सैम्पल का एनालिसिस बार बार तो नहीं करेंगे, इसलिए हमारी मशीन के अंदर ही ये फंक्शनैलिटी मौजूद होती है कि वो कितने % हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी है ±4%। इसका मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू होगी उसके अंदर +4 और ज़्यादा वैल्यूज़ या -4 की वैल्यूज़ कम भी ये बता सकता है, तो इसकी फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी ±4 है। इसके अलावा वेवलेंथ की एक्यूरेसी। वेवलेंथ एक्यूरेसी इज़ द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू ऑपरेट एट द सिलेक्टेड वेवलेंथ। हम जो वेवलेंथ पास करवाते हैं अपने सैंपल से, एग्जिट स्लिट से जो निकल के जाती है सैंपल के पास, तो वो उसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा होती है। वो भी इसी तरह से जो वेवलेंथ पास करती है वो 2.5 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 295 की वेवलेंथ पास करती है सैंपल में से, तो उस 295 के अंदर 2.5 वैल्यूज़ और ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इतनी एक वेवलेंथ की जो रेंज होगी ये उतनी एक्यूरेसी से हमें स्पेक्ट्रॉनिक 20 आंसर दे सकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल बैंड पास क्या होता है? हमारे पास जो वेवलेंथ सोर्स से निकल के मोनोक्रोमेटर से टकराती है, मोनोक्रोमेटर से टकरा के लेंस के पास जाके फिर हमारे पास एग्जिट स्लिट से मूव करती हुई सैंपल के पास जो वेवलेंथ जाती है वो ऑब्वियसली वेवलेंथ बहुत कम उसका बैंड बहुत छोटा हो चुका होता है एज़ कम्पेयर टू जो सोर्स से निकल रहा होता है, क्योंकि सोर्स में रेंज होती है पूरी कि लैंप कितनी ज़्यादा रोशनी इमिट कर रहा है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पूरा बैंड निकल रहा है, और जो एग्जिट स्लिट में से पास करती है वो बहुत ही माइन्यूट बैंड होता है। अब उस माइन्यूट बैंड में हमारे पास जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है उसको हम नॉमिनल वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट लीव्स एग्जिट स्लिट एंड पासिस थ्रू सैंपल। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर ये हमारे पास नॉमिनल वेवलेंथ है और इसको हम इसकी स्पेक्ट्रल स्लिट में से पास करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ बनती है, ये इसकी स्लिट विड्थ है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी इतनी आई है, फ़र्ज़ कर लेंगे 90 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो हमें जो पीक नज़र आ रही है, टॉप पीक इसकी, ये जो इसकी पीक है, अगर हम इसको नीचे देखें तो इसकी जो ये वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट, ये इसकी नॉमिनल वेवलेंथ होगी। नॉमिनल वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ जो डिटेक्टर तक पहुंचती है। अच्छा, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ या स्पेक्ट्रल बैंड या FWHM, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, वो हमें इसी नॉमिनल वेवलेंथ से पता चलती है। बैंडविड्थ कौन सी विड्थ होती है हमारे पास? एग्जिट स्लिट में से पास करती हुई जो डिटेक्टर जिसको डिटेक्ट करता है वो बैंडविड्थ होती है। वो उसको हम कैसे बताते हैं? बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ वेवलेंथ सीन बाय द डिटेक्टर एट वन टाइम। अब हमारे पास इसको हम ये भी कह रहे हैं फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। मैंने आपको भी बताया कि ये इतनी जो आपको ग्रीन पोर्शन में नज़र आ रही है ये है स्लिट विड्थ, इसमें से ये जो एरो नज़र आ रहा है ये है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंटेंसिटी आई है, टोटल इंटेंसिटी है इसकी, या जो इसका मैक्सिमम थ्रूपुट है या आउटपुट आई है, उसका अगर हम हाफ लें तो जो उसकी हाफ विड्थ होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, या डेल्टा वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा। ये वो विड्थ की है वैल्यू, या इसके अंदर जितनी हमारे पास वेवलेंथ लाई करेंगी ये वो रेंज है जो कि डिटेक्टर के साथ जाके टकराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सोर्स थी जिसमें से 325 से लेकर 350 तक मेरे पास सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती थी। मुझे उसमें से 330 की वेवलेंथ की चाहिए थी कि मेरे सैंपल से इतनी वेवलेंथ की लाइट पास हो,
लेकिन वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं थी, वो एक थोड़ा सा बैंड था जो कि डिटेक्टर की तरफ पहुंचा। अब उसमें से कुछ 330 की थी, 331 की, 332 की थी वैल्यू। इसमें से भी मुझे जो एक ख़ास नॉमिनल वेवलेंथ की मेरी जो नॉमिनल वेवलेंथ की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल वो थी 331। तो सिर्फ ये 331 की वेवलेंथ की नहीं होगी, ये 331.2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक, इससे पहले 330 से लेकर इसकी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी सारी। तो वो सारी इस बैंडविड्थ का हिस्सा होंगी। यानी कि मेरे पास एटलीस्ट अभी भी 10 to 15 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिटेक्टर तक पहुंचेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हर जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ की एक्यूरेसी होती है, या फोटोमीट्रिक एक्यूरेसी होती है, या स्पेक्ट्रल बैंड पाथ की एक खास स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेक्ट्रॉनिक 20 का स्पेक्ट्रल बैंड पास है 20 नैनोमीटर, यानी कि जितनी ज़्यादा मर्जी मोनोक्रोमेटिसिटी ले आएँ स्पेक्ट्रॉनिक 20 से, 20 नैनोमीटर की लिमिटेड हमारे पास जो वेवलेंथ्स हैं, बैंड है, वो ज़रूर पास होगा जो डिटेक्टर तक पहुँचेगा। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हमारे पास जो बीम है वो डबल हो जाएंगी। डबल किस तरह से होती हैं? सोर्स से जब लाइट एमिट होती है तो उसके रास्ते में हम एक मिरर रख देते हैं जिससे वो स्प्लिट हो जाती है रोशनी, और दो बीम्स बन जाती हैं उसकी, इसलिए उसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। आजकल जो ज़्यादा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ही होते हैं। डबल बीम निकलती है और डबल बीम साइमल्टेनियसली जो है रेफरेंस और सैम्पल सेल जिसके अंदर हमारा सैंपल होता है उसमें से बैक वक्त इकट्ठे ही पास होती हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता कि हम पहले रेफरेंस जो है उससे हम ज़ीरो करें अपनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, फिर सैंपल का एनालिसिस करें, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। और हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक है डबल बीम इन स्पेस स्पेक्ट्रोमीटर और एक है डबल बीम इन टाइम इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे यही मेंशन है कि यहाँ पे हमारे पास बीम स्प्लिटर होता है जो कि इस बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक रेफरेंस सेल में से पास हो जाता है और एक सैंपल सेल में से एट द सेम टाइम पास होके हमारे पास P0/P ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का रेशो आ जाता है जिससे हम एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा डबल बीम इन टाइम इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन ऐसे होती है कि हम पहले बीम को स्प्लिट करके पहले या वो रेफरेंस सेल से पास हो जाती है, फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ऑल्टरनेटली जो है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, तो पहले रेफरेंस सेल से पास हो जाती है और फिर उसके बाद सैंपल सेल से पास होके फिर हमारे पास जो है रेशो आ जाता है इंसिडेंट लाइट का ट्रांसमिटेड लाइट के साथ। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर्स की। वो एडवांटेजेस क्या हैं? दे कंपनसेट फॉर ऑल बट द मोस्ट रैपिड फ्लक्चुएशंस इन द रेडिएंट आउटपुट ऑफ द सोर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे सोर्स जो है पावर जो जिससे निकल रही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। वो फ्लक्चुएशंस जो रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन निकल रही हैं उसकी भी हो सकती हैं, या मे बी वोल्टेज कम हो तो हमारे पास जो सोर्स है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ पास नहीं हो रही, तो इन ऐसे भी जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसको ये ओवरकम कर देता है। इसके अलावा दे कंपनसेट फॉर वाइड वेरिएशंस ऑफ सोर्स इंटेंसिटी विद वेवलेंथ। सोर्स में से अगर इंटेंसिटी कम हो रही हो जैसे मैंने आपको पहले बताया तो उसके भी जो ड्रॉबैक्स उसको कंपनसेट कर सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूस सोर्सेज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए डबल बीम बहुत ही बेहतर तौर पे डिज़ाइन होता है। मोस्टली हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो डिज़ाइन है उनके अंदर जो लैंप्स हैं वो कंटिन्यूस रेडिएशन ही इमिट करते हैं। थैंक यू।